हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टुडेज इंटरेस्टिंग लेक्चर, जहाँ पर हम समझने वाले हैं कि एक क्लाइंट जब हमको चाहिए होता है अपने बिजनेस में, जब हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी के जो चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा क्लाइंट होता है हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे आप किसी भी, अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बिलोंग करते हो या इसके अंदर अपना करियर आगे देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप डिसाइड करते हो कैसे एक क्लाइंट को हम क्रिएटिव तरीके से अपने पास लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए एक टर्म है जिसका इस्तेमाल होता है, वो टर्म क्या है आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन क्रिएटिव पिच टू सिक्योर एन अकाउंट। यानी कि एक अकाउंट मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो अकाउंट है ना, इसका मतलब है अगर आपको एक क्लाइंट को हासिल करना है, बेसिकली मार्केटिंग टर्म में अकाउंट का मतलब यहाँ क्लाइंट की बात चल रही है। अगर आपको एक क्लाइंट चाहिए, हर बिजनेस में क्लाइंट चाहिए। अगर B2B बिजनेस है हम बोलेंगे क्लाइंट चाहिए, B2C है कस्टमर्स चाहिए। हमको क्लाइंट चाहिए, तो क्लाइंट को हम कैसे पिच करें जिससे कि क्लाइंट हमारे पास आ सकते हैं। अब वो जो टर्म है जो मैं बोल रही हूँ उसका नाम है पिच। पिच क्या होता है? यूजुअली हमने टर्म को कई बार सुना है। फुटबॉल खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, हॉकी खेलना हो, तो ग्राउंड पर पिच बनाया जाता है। अब आप बोलोगे उस पिच का इससे क्या लेना देना, तो इंग्लिश में एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, राइट। तो एक पिच का मतलब क्या हो गया कि जो आपको गेम खेलने के लिए जो ग्राउंड पर बना कर दिया जाता है, एक स्पेसिफिक सराउंडिंग एरिया, उसको हम पिच बुलाते हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पिच की, बेसिकली वो होता है प्रेजेंटेशन देना, कि आपके सामने कोई खड़े रहकर बात कर रहा है ताकि वो आपको कन्विंस कर सके कि आप मेरे गुड्स या सर्विसेज को खरीद लो। उसे हम बुलाते हैं सिंपल लैंग्वेज में पिच। अब आपकी जो पिच है वो बड़ी ही क्रिएटिव होनी चाहिए। क्रिएटिव मतलब जो टोन होगी वो कन्विंसिंग होगी, यानी सामने वाले को उसका फ़ायदा दिखाना है आपको। वो सामने वाले को आप उसका फ़ायदा कैसे समझाते हो बात करके, प्रेजेंटेशन देकर, बस उसी को हम बुलाते हैं क्रिएटिव पिच। सो बेसिकली क्रिएटिव पिच का मतलब होता है प्रेजेंटेशन बाय एड एजेंसी टू अ क्लाइंट टू सिक्योर एड अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिससे कि हम एक एजेंसी है, एड एजेंसी, हम क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि हम क्या कर सके, वो क्लाइंट को हासिल कर सके, वो क्लाइंट को हासिल कर सके। इसके लिए हम क्रिएटिव पिच के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या होता है, बेसिकली एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है जो कि एड एजेंसी देती है। किसको देती है? एड एजेंसी ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट को देती है ताकि वो अपने आइडियाज़, सर्विसेज या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सके क्लाइंट के सामने। देखो, एड एजेंसी अपनी सर्विसेज दे रही है, यहाँ पर कोई गुड्स तो नहीं दे रही है, राइट। गुड्स बेचने का काम क्लाइंट खुद ही कर रहा है, बस आप उसको क्या सर्विस दे रहे हो कि आपके बदले हम आपके बिहाफ पर एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जिससे कि आपका सेल्स जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन देती है अपने क्लाइंट के सामने, उसे हम बुलाते हैं क्रिएटिव पिच। अब एक एड एजेंसी की पिच कैसी होनी चाहिए? दे शुड बी एबल टू प्रेजेंट द एजेंसीज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन अ क्रिएटिव वे। अब आपको इस पिच में बोलना क्या है, आपको बताना है कि कैसे आप क्रिएटिव तरीके से अपने क्लाइंट की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे। कैसी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही क्रिएटिव है, आप उनको एक्सप्रेस करेंगे हाउ देयर मार्केटिंग एफर्ट्स विल अकम्प्लिश द क्लाइंट्स गोल एंड डिलीवर द ब्रांड्स मैसेज। तो हम जो आपका एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं, हम किस तरीके से आपकी एडवर्टाइजिंग करेंगे, किस तरीके से कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे जिससे कि आपको क्या फ़ायदा हो सके, आपका प्रोडक्ट जो है वो बिके और आपके ब्रांड का मैसेज जो है वो भी आपके कस्टमर्स तक, आपके टारगेट ऑडियंस तक डिलीवर हो जाए। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये होती है हमारी क्रिएटिव पिच। बेसिकली ये आपको कन्विंस करना आना चाहिए आपके क्लाइंट को कि किस तरीके से आप जो है उनके कस्टमर्स को बनाकर उनको देने वाले हो और उसी के साथ साथ कैसे उनके ब्रांड मैसेज को भी आप डिलीवर करने वाले हो। दैट इज ऑल अबाउट योर क्रिएटिव पिच। अब देखेंगे कि हमको क्या स्टेप्स ऐसे लेने होते हैं क्रिएटिव पिच के लिए। उसके पहले हम समझेंगे, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, कोई भी घर, चाहे आप न्यूली कंस्ट्रक्ट करो, चाहे आप बना बनाया घर को वापस से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो डिमोलिश करने के बाद, तो कोई भी घर एक दिन में नहीं बनता है, उसको कई सारे महीने लग जाते हैं। कुछ घर जो आपको अगर बिल्डिंग बन रही है तो सालों लग जाते हैं। तो कोई भी घर एक दिन के अंदर आपको बनकर नहीं मिलता है। अब उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी घर को बनाने के लिए, वो होता है उसका अच्छा फाउंडेशन, यानी उसका बेस जो है, जो नींव हम डालते हैं वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना घर कभी भी क्या होगा, गिर जाएगा। अब इसका हमारे क्रिएटिव पिच से क्या लेना देना, डेफिनेटली लेना देना है, क्योंकि उसी के बाद स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन ड्राफ्ट्स अ क्रिएटिव पिच, ही नीड्स टू गेट द फाउंडेशंस राइट। जो आप बोलने वाले हैं, जो आप प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, आपको उसका बेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर करना है। हमने हमेशा सुना है, एक प्रोवर्ब है,
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आई वुड से फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन अच्छा रहा, वो इंप्रेशन आपका ज़िंदगी भर के लिए आपके क्लाइंट के पास रह जाएगा। तो उसके लिए जो आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जिसको हम क्रिएटिव पिच कहते हैं, वो आपका बेस है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वहाँ पर क्लाइंट ने सिर्फ आपको सुनने के लिए अपना कुछ वक्त भी दे दिया तो समझ लेना आपने बाजी वहाँ पर आधी मार ली है। 80% आपका काम हो गया है, 20% अब बस क्वेश्चन एंड आंसर्स कुछ रह जाएंगे जो आपके साथ उनकी बातें होगी। He needs to get the foundations right. One cannot start with the final pitch. One needs to start from the scratch. यानी कि आप फाइनल पिच से शुरू नहीं कर सकते, अरे हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपना ऐड हमको दे दो। पहले बताओ कि हम क्या काम करते हैं, उसके साथ साथ आप बताएंगे कि आपका ब्रांड हम कैसे प्रमोट करेंगे। मैंने कहा ना, कस्टमर को अगर आप क्लाइंट को या कस्टमर को उनका फ़ायदा दिखाओगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आप आई मी माई सेल्फ करते रहोगे तो दे वोंट बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू, राइट। तो शो देम व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट दे आर गेटिंग। Now one always start with a discussion about the problem and then try to list down the major issues or the big problem. तो हमेशा शुरुआत करो एक डिस्कशन के साथ में जहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हो और उसी के साथ साथ ऐसे इश्यूज जो है वो लिस्ट डाउन करो जो कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स से रिलेटेड होगी। Only when the few big issues are becoming clear, one should start to draft the pitch. The steps in preparing and presenting creative pitch involves. Okay, जैसे ही आपका बड़े बड़े इश्यूज जो है वो आपने क्लियर कर दिए है कि क्या प्रॉब्लम है, अब आपको अपनी पिच को ड्राफ्ट करना जो है वो शुरू करना है कि हमको क्या क्या प्रेजेंटेशन में बोलना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहला है आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स। एड एजेंसी में लोकेट द क्लाइंट्स हु आर इन नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। एड एजेंसी को प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कौन है? जो देखो, क्लाइंट्स दुनिया भर में बहुत है, आपको एक डेटाबेस आएगा, 100 क्लाइंट्स की लिस्ट आएगी आपके पास, सबको कॉल करके क्यों टाइम वेस्ट करना। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ढूंढो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस क्लाइंट को काफ़ी अच्छे से डील कर सकती है, इनके एड्स को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकती है। और ऐसे क्लाइंट जो वाकई में एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ढूंढ भी रहे हो, तो ऐसे पोटेंशियल क्लाइंट्स या पोटेंशियल कस्टमर्स को हम क्या करेंगे, कोशिश, कस्टमर्स नहीं क्लाइंट्स को कोशिश करेंगे हम पिच करने की। तो पहले इनको आइडेंटिफाई करो, ढूंढो ऐसे क्लाइंट्स को जिनको वाकई में एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ज़रूरत है। अगर कोई क्लाइंट के पास जैसे हमने पढ़ा था ना, इन हाउस एजेंसी होती है, खुद की एजेंसी है, तो वो आपको क्यों हायर करेगा, राइट। तो आपको वहाँ पर ऐसे क्लाइंट को कॉल करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे क्लाइंट ढूंढो हु आर इन नीड ऑफ एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। Sometimes the clients directly approach advertising agency for their advertising requirement. कई बार ऐसा होता है कि कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती है वो क्या करती है, कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो खुद ही इन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को क्या करते हैं, बुलाते हैं कि हाँ भाई हमको जो है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ज़रूरत है जिससे हम ऐड जो है वो अपना करवाना चाहते हैं, तो खुद ही अप्रोच कर लेते हैं। इन केस ऑफ लार्ज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है जहाँ पर उनको ज़रूरत है उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए एडवर्टाइजमेंट की, तो वो लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स को इनवाइट करते हैं एड एजेंसीज मेक अ क्रिएटिव प्रेजेंटेशन। बेसिकली न्यूज़पेपर में अपना ऐड दे दिया, हमको एडवर्टाइजिंग एजेंसी की ज़रूरत है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है यानी गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो है वो फिर अपना एप्लीकेशन भेजना शुरू करती है और वहीं से उनका क्रिएटिव पिच जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को आइडेंटिफाई करना। सेकंड है मीटिंग विद द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। अब पता चल गया कि ये हमारा क्लाइंट है जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सर्विसेज ढूंढ रहा है या देख रहा है, अब हमको उनके साथ क्या करनी है, एक मीटिंग जो है वो फिक्स करनी है। एड एजेंसी जो है एक प्रिलिमिनरी मीटिंग यानी कि सिर्फ एक डिस्कशन मीटिंग जो है क्लाइंट के साथ में आपको वो रखनी है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और एनी अदर सर्विसेज रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू IMC, यानी कि IMC यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, हमारे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। जब आप मार्केटिंग के कई सारे एलिमेंट्स को मिला देते हो तो वो हो जाता है हमारा IMC। तो जैसे कि हमारा पब्लिसिटी है, सेल्स प्रमोशन है, तो इन सबको अगर हम मिला दें तो बन जाता है हमारा IMC। तो हम यहाँ पर एक मीटिंग रखेंगे अपने क्लाइंट के साथ में जहाँ पर हम मिलकर उनके साथ डिस्कशन करेंगे, समझेंगे उनकी रिक्वायरमेंट्स को कि क्या हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। At times, the client may not be in a position to communicate clearly about his requirements. In such case, advertising agency must identify the requirement of the client based on preliminary discussion. कई बार ऐसा होता है क्लाइंट को खुद ही नहीं पता, वो खुद ही क्लियर नहीं होता है कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सर्विसेज तो चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए। हम अपना सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हम रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना चाहते हैं, हम एंगेज लोगों को अपने साथ ज़्यादा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे क्लाइंट कस्टमर्स रिटेंशन ज़्यादा हो। तो खुद ही क्लैरिटी नहीं है लेकिन एक डिस्कशन के लिए आपको बुला दिया है। ऐसी सिचुएशन में एडवर्टाइजिंग एजेंसी को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या है अगर वो हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो प्रिलिमिनरी मीटिंग के डिस्कशन से आपको आइडेंटिफाई करना होगा जब आप अपनी क्लाइंट को मिलने जाते हो। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, आइडेंटिफाई कर लिया, मीटिंग रख ली, प्रिपरेशन ऑफ द ब्रीफ।
Ad agency must prepare a brief. Brief can be obtained from the client at preliminary discussion. Even if the client has not provided the brief, it is always advisable to prepare a brief of the ad project. A brief makes clear the client's objective. तो brief आपको क्या करना है, एक briefing देना है, एक briefing बनाना है, जिसके ऊपर आप क्या करते हो, client के objective को यहाँ पर clearly बता रहे हो कि क्या आपकी सर्विसेज से उनको बेनिफिट मिलने वाला है और exactly क्या objective है आपके advertising का, तो आपको briefing देना होगा यहाँ पर. Advertising agency must list out the objectives of advertising in order to make advertising effective. Advertising को effective बनाना है तो सबसे पहले objective जो है advertising के वो identify करो, क्या चाहते हो आप. अब depending upon the product, competition, customers and agency may list out the advertising objective. तो आपके product के ऊपर आपके competitor, ये सारे factors हैं जिनके ऊपर depend करता है कि आपका objective क्या है. For instance, the client is going to launch a new product. The main objective would be to create brand awareness and to develop favorable image of the brand in the minds of the target audience. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर बोला गया, क्लाइंट जो है एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करने वाला है, तो जब भी न्यू प्रोडक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग क्यों करते हैं, ताकि हम ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सके कि इस ब्रांड ने एक न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है. अब आप चाहते हो कि उस ब्रांड की जो है एक बहुत ही अच्छी इमेज जो है वो उस टारगेट ऑडियंस के माइंड में सेट हो जाए, तो ये हमारा एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव है. अब इस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को समझना होगा कि उनको क्या काम करना है और अकॉर्डिंगली वो अपने आगे की वर्क को कैरी ऑन कर सकती है. हमने यहाँ क्या किया, हमने ब्रीफ जो है वो बना लिया. अब सिलेक्शन ऑफ द पिच टीम. अब जब भी हमको अपना ये प्रेजेंटेशन जो प्रॉपर बनाकर भेजना है ना, तो ऐसे लोगों का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है जो कि कॉन्फिडेंटली एकदम क्लाइंट से बात कर सके, उनके सवालों के जवाब दे सके, थोड़ा स्टटर ना करे, हकलाते हुए बात ना करें. थोड़ा बहुत स्टटरिंग ठीक है, लेकिन जो घबरा ना जाए, नर्वस ना हो जाए. तो आपको एक ऐसी टीम को सिलेक्ट करना होता है जो कि उस क्रिएटिव पिच के लिए वहाँ पर तैयार रहे. एड एजेंसी को ज़रूरत है सिलेक्ट करने की पिच टीम को, ताकि वो प्रेजेंटेशन बना सके क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए. जनरली 2 और मोर टीम मेंबर्स मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग अ पिच. तो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा टीम मेंबर्स का होना ज़रूरी है. अब पिच टीम में क्रिएटिव डायरेक्टर हो सकते हैं जो बताएंगे कि आपके ऐड में क्या क्रिएटिविटी हम लेकर आ सकते हैं. मीडिया डायरेक्टर हो सकते हैं, अकाउंट डायरेक्टर हो सकते हैं. अकाउंट डायरेक्टर जिसने उस क्लाइंट को बिजनेस में लाया है, तो जो क्लाइंट से डील करता है वो भी होना ज़रूरी है. In case of digital or web-based ad campaign, technical consultant may be present during the pitch. अगर आपका एडवर्टाइजमेंट वेब पर जाने वाला, यानी कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है आपका, समझ लो टेलीविजन रेडियो पर नहीं है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है आपका, तो वहाँ पर एक टेक्निकल कंसल्टेंट होगा जिसका होना बहुत ही ज़रूरी है कि ऑनलाइन आपका ऐड जो है वो कैसे डिस्प्ले करना है, कौन से वक्त पे जाएगा, कितने लोग देखेंगे, उससे कितने लोग आने वाले हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको डेटा जो है वो वहाँ पर एनालिटिक्स मिल जाता है, तो वहाँ पर टेक्निकल कंसल्टेंट का होना ज़रूरी है. पिच टीम मस्ट मेक अ गुड इम्पैक्ट ऑन द एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव्स टू विन द अकाउंट. यहाँ पर जो पिच टीम है, जो प्रेजेंटेशन देने वाली है, जिनको सिलेक्ट किया है, ये ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि हमारे अकाउंट को क्या कर सके, सिक्योर कर सके, यानी कि क्लाइंट को जीत कर ही आना है. आपके पास और कोई ऑप्शन यहाँ नहीं बचता है. वो एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट आपको हैंड ओवर कर दे. तो इस तरीके से आपकी क्रिएटिव टीम जो है, पिच की टीम जो है वो तैयार होनी चाहिए. प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द पिच. अब आपको पिच की एक आउटलाइन बनानी है. एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो क्या करेगी, एक आउटलाइन बनाएगी, जैसे कि एक स्टोरी बोर्ड फॉर्म में या एक पिक्चर के फॉर्म में वो आपके सामने प्रेजेंटेशन जो है वो दे रही है. क्रिएटिव पर्सन मस्ट राइट द स्टोरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. तो क्रिएटिव पर्सन को अब यहाँ पर क्या करना है, एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए स्टोरी जो है वो क्या करना है, बनाना है. अब यहाँ पर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, आप हेडलाइन बताओगे, स्लोगन क्या डाला है आपने, और ऐसे ही ऐड के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कौन से कलर का इस्तेमाल होगा, कौन से फॉन्ट साइज का इस्तेमाल होगा, आपका लोगो कैसे डिस्प्ले होगा एक ऐड में, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो पिच टीम है वो इंक्लूड करेगी. एजेंसी में ऑल्सो प्रिपेयर एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन टू द क्लाइंट. अब एजेंसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी भी बना सकती है और क्लाइंट के सामने प्रेजेंट भी कर सकती है कि ये हमारी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है, इससे ये सारा फ़ायदा जो है वो आपको एज क्लाइंट जो है वो अपने कस्टमर्स से मिलेगा इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू. तो इस तरीके से हमारी जो क्रिएटिव टीम होती है, जो पिचिंग का काम करती है, क्रिएटिव पिचिंग का काम करती है, वो आउटलाइन जो है अपने पिच का बनाएगी. फिर आता है हमारा रिहर्सल. रिहर्सल शुड बी डन बिफोर द फाइनल पिच. अच्छा, अभी तक हमने पिचिंग की नहीं है, हमारा पिच जो है वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. यहाँ पर हमको रिहर्सल करते रहना है कंटिन्यूसली. रिहर्सल टीम को फोकस करना है की वर्ड्स ऑफ द एड कैंपेन, कि कौन से वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा वर्ड एकदम प्रेशर डालकर बोलना है, हेडलाइन, टैगलाइन, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करनी है.
फ्यू रिहर्सल के बाद पिच टीम को बोला जाएगा टू क्रिएट सेंटेंस पैटर्न्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट आर्टिकुलेट द प्रपोज्ड एड कैंपेन। अब यहाँ पर आपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सबको एक सेंटेंस में फॉर्म करो, ज्वाइन करो और बताओ कि कैसे आपका जो एड है वो प्रेजेंट किया जा सकता है। अब आता है प्रेजेंटेशन ऑफ द पिच। एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेक्स द प्रेजेंटेशन विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द कैंपेन। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी यहाँ पर प्रेजेंटेशन बनाती है और स्पेशल फोकस होता है कैंपेन का सेंट्रल आइडिया क्या है। जैसे कि न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो हम मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं ब्रांड की, और उसी के साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं टारगेट ऑडियंस तक एक फेवरेबल इमेज पहुँच जाए। तो इस सेंट्रल आइडिया को ध्यान में रखते हुए आपको अपना प्रेजेंटेशन देना है। एड एजेंसी को ध्यान में रखना है कि एड कैंपेन बहुत ही कन्विंसिंग, क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर, कन्विंसिंग होना चाहिए और क्रिएटिव भी होना चाहिए। एड एजेंसी मस्ट मेक द प्रेजेंटेशन एज सिंपल एज इट कैन बी। जितना हो सके उतना अपना एड एडवर्टाइजिंग जो होगा, जो आप एड बताने वाले हो, जिसके ऊपर प्रेजेंटेशन होगा, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होना चाहिए वो एड। उसके अंदर ऐसे कोई वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो जो लोगों की समझ में ना आए। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि आपकी एड की जो लैंग्वेज होगी या जितना भी उसके अंदर कॉन्टेंट भरा पड़ा होगा बहुत ही सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। Follow up. Ad agency may follow up creative pitch to find out whether it has bagged the client's account or not. तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी को प्रेजेंटेशन दे दिया, क्लाइंट ने बोला ठीक है हम आपको बताएंगे, फॉलो अप करो। सर आपको अच्छा लगा था प्रेजेंटेशन, आपका आगे आपने कुछ सोचा है, कॉल नहीं किया तो ईमेल कर दो। एक ईमेल सबसे बेस्ट होता है क्योंकि कॉल्स पर हर वक्त ज़रूरी नहीं आपको एंटरटेन किया जाए। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है इनको क्लाइंट की, इनके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है, उसे चेक फॉर्मल ईमेल सेंड कर देने का नॉर्मली, जैसे कि हमको जब भी अगर क्लाइंट को वाकई में ज़रूरत होगी वो हमको रिवर्ट कर देंगे। एड एजेंसी मस्ट टेक द इनिशिएटिव टू कॉन्टैक्ट द क्लाइंट्स टू नो द आउटकम ऑफ द प्रेजेंटेशन। और इसी के साथ साथ हम कॉन्टैक्ट इसलिए भी करते हैं, देखना है कि हमारा जो प्रेजेंटेशन था वो वाकई में आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाया है या नहीं। Additional presentation. Nowadays, clients invite several advertising agencies to make creative pitches, and the most effective or convincing pitch is selected. Client may shortlist 2 or 3 ad agencies that have made the presentation. Client may hold discussion with the shortlisted ad agencies and may ask them to make an additional presentation. ओके कई बार ऐसा होता है, देखो मैं एक सिंगल एडवर्टाइजिंग एजेंसी तो हूँ नहीं जो इतने बड़े क्लाइंट को अप्रोच करूँगी। हर एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो लगी पड़ी है क्लाइंट को लेकर आने के लिए। अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है बहुत सारी होगी, तो क्लाइंट क्या करेंगे, जितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी अप्रोच करेगी सबको बोलेगी भाई आ जाओ तुम अपना ऐड का प्रेजेंटेशन क्रिएटिव पिच दे दो मुझे, मैं देखूंगा या देखूंगी कि मुझे किसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। अब इसके बेसिस में समझ लो 2-3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, अब आपको बोलेंगे एडिशनल एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन बनाकर लाओ। अब ये प्रेजेंटेशन जैसे एक राउंड होता है ना हमारा, सेमीफाइनल या फाइनल राउंड, तो ऐसे राउंड के लिए आपको बुलाया जाएगा जहाँ पर आपको फाइनल में आप दोनों में से देखा जाएगा किसका ऐड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, कौन क्रिएटिव पिच के साथ आता है, और फिर फाइनल ऐड एजेंसी को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको एडिशनल प्रेजेंटेशन भी बनाकर रखना होगा। देन वी हैव साइनिंग द एड कॉन्ट्रैक्ट। अगर एडवर्टाइजर जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ भाई प्रेजेंटेशन आपका सही है, तो एड कैंपेन आपका क्या होगा, आपको उस एड एजेंसी को दे दिया जाएगा जिसका प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा या जिसकी क्रिएटिव पिच बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग थी। Once the ad agency secures the account, both the parties need to ink the ad contract. अब एक बार आपने बोल दिया कि हाँ भाई चलो ठीक है तुम्हारा ऐड मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे साथ हम आगे बढ़ेंगे, अब आपको इसको कॉन्ट्रैक्ट में उतारना है, उनके साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बताना है। हवाओं में बातें नहीं करनी है, हर चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट्स में लेकर आना है, और उसके बाद ही आप आगे जो है वो अपने सर्विसेज के साथ बढ़ेंगे। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट स्टेट क्लियरली द टर्म्स एंड कंडीशन। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बता देने चाहिए कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस एज एन एडवर्टाइजर क्या है, एज एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपके कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो उसके साथ आपको भी अपना कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर रखना होगा, ताकि क्लाइंट आपके साथ भी क्या कर सके, सहमत हो सके, आपस में कॉमन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री कर सके आप दोनों, और आपको अपना क्लाइंट जो है ऐसे वो मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आपको एडवर्टाइजिंग एजेंसी एज अगर आपको कोई क्लाइंट चाहिए, किसी को अप्रोच करना है, तो आपकी क्रिएटिव पिच में क्या मिर्च मसाला होना चाहिए ताकि वो रेसिपी इतनी तगड़ी हो कि क्लाइंट आपके अलावा किसी को सिलेक्ट ही ना कर सके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस करियर ऑप्शंस इन एन एड एजेंसी। अब हम इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बारे में तो हमने बहुत कुछ सुन लिया है, लेकिन क्या इसमें कोई करियर स्कोप है? बिल्कुल है।
हमको अब तक क्या पता था, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, अकाउंट्स है, ऑपरेशंस है, बैक ऑफिस है, जहाँ पर बैठे बैठे काम हो सकता है। अकाउंटिंग का काम होता है तो वो दे दो, टैली पे काम होता है वो दे दो। कुछ लोग बोलते हैं हमको बैठे बैठे सिर्फ कंप्यूटर पे काम दे दो। अरे भाई, इसके अलावा भी दुनिया है, इसके बाहर भी दुनिया है। मार्केटिंग में काम बोलते हो तो मार्केटिंग में आपको काम क्या चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर बनना है, सेल्स मैनेजर बनना है। एडवर्टाइजिंग में आपको जो ऑप्शंस है करियर कई सारे देखने मिलते हैं, तो शायद इसके पहले आपको पता भी नहीं होगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि एक ऐड को बनाने के पीछे कितने लोग के पीछे काम करते हैं। हम तो बस कुछ 30 सेकंड्स का ऐड देखते हैं, कुछ ऐड को 5 सेकंड में हम लोग स्किप भी कर देते हैं, राइट। लेकिन उस ऐड को बनाने में जो मेहनत लगती है, उस ऐड के पीछे कितने लोग काम करते हैं, आज वो सारे करियर ऑप्शंस हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर्स। पूरी दुनिया में एडवर्टाइजिंग जो है वो भी सबसे अच्छा जो है वो करियर ऑप्शन है। ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो होते हैं, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर्स में, सेक्रेटेरियल कोर्स में या आर्ट वर्क में, वो अपना करियर एडवर्टाइजिंग में स्टार्ट कर सकते हैं। When one thinks of a career in advertising, first thing comes to mind is the advertising agency। जब भी किसी को लगता है एडवर्टाइजिंग में काम करना है तो हमको एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करना है। However, jobs either directly or indirectly related to advertising are to be found in a number of areas। लेकिन देखा जाए तो जॉब्स जो है हमको एडवर्टाइजिंग में डायरेक्टली भी मिल सकता है, इनडायरेक्टली भी मिल सकता है। नंबर ऑफ एरियाज है जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्या क्या काम हम कर सकते हैं, सबसे पहला आता है हमारा कॉपीराइटर्स। कॉपीराइटर्स हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। कॉपीराइटर्स कौन होते हैं मैंने आपको बताया था, उसके एग्जाम्पल्स भी दिए थे। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग के डेविड ओगिलवी जो है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एडवर्टाइजिंग की जो कॉपी राइटिंग रोल्स रॉयस के लिए लिखी थी, राइट। तो वो आप एक बार वापस से रेफर कर दीजिए, आपको कॉपी राइटिंग समझ में आएगा। बेसिकली एडवर्टाइजिंग करने का तरीका है, लेकिन जो टेक्स्ट मैसेज हम लिखते हैं उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कन्विंसिंग लैंग्वेज है। कुछ शब्दों में हमने अपने एडवर्टाइजिंग को लोगों तक कन्वे कर दिया, बस वही काम होता है हमारे कॉपी राइटर्स का। किसी का काम कॉपी नहीं करते, ये टाइटल है उनका, कॉपी राइटर्स। ओके, कॉपीराइटर्स के लिए अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो आपको बहुत जल्दी मौका मिल जाएगा कॉपीराइटर बनने का। इसके लिए जो आपका बैकग्राउंड होना चाहिए वो लिटरेचर का होना चाहिए, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर से हो तो बहुत ही बेहतर है। बिजनेस कम्युनिकेशन से अगर आपका कुछ ताल्लुक है, कुछ अच्छा मेल जोल बिठा कर रखा है आपने, अपनी इंग्लिश को अच्छी रखी है, तो आप एक बढ़िया से कॉपीराइटर जो है वो बन सकते हो। इंटेलिजेंस की बहुत ज़रूरत है वहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कम शब्दों में हम अपने पूरे ब्रांड को या अपने पूरे प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट के हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके। तो इंटेलिजेंस ज़रूरी है। विजुअलाइजिंग पावर का होना ज़रूरी है। विजुअलाइजिंग यानी कि एक इमेजिनेशन पावर, हम बैठे बैठे जो सोचते रहते हैं। जैसे कि हम सब ने धूम पिक्चर देखा होगा, धूम पिक्चर में जो आदित्य चोपड़ा है वो सोचता रहता है कि मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, सबके सब बाइक पे बैठे हैं मेरे साथ में। ये उसका इमेजिनेशन पावर था ना, विजुअलाइजिंग पावर। वो सोच रहा है, वो कुछ देख रहा है अपने फ्यूचर को। तो आपको ऐसा कुछ विजुअलाइज नहीं करना है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आपको विजुअलाइज करना है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, ताकि आप ऐसी चीज़ों को सोच सको और उन चीज़ों को क्या कर सको, ऐड के लिए जो है वो उतार सको। विजुअलाइजिंग पावर होना ज़रूरी है, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ एक कॉपीराइटर के अंदर होनी चाहिए। सेकंड होता है हमारा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या काम करेंगे, एजेंसीज ऑल्सो एम्प्लॉय अ गुड नंबर ऑफ आर्टिस्ट, यानी कि हम यहाँ पर कलाकारों की बात कर रहे हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। अब कैंडिडेट्स जिनका डिप्लोमा हुआ है या नेचुरली जो आर्ट वर्क में बहुत अच्छा टैलेंट रखते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको गॉड गिफ्ट टैलेंट होता है आर्ट वर्क के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, वो आर्टिस्ट जो होते हैं हमारे ऐड के काम के लिए क्वालिफाई होते हैं। आर्टिस्ट हु वर्क फॉर प्रिंट और डिजिटल मीडिया आउटलेट्स, जो प्रिंट या डिजिटल मीडिया आउटलेट्स में काम करते हैं, ऐसे आर्टिस्ट को हायर कर सकते हो। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में जो काम करते हैं, मार्केटिंग फर्म्स जो है इनका टैलेंट इस्तेमाल करती है ताकि वो ऐड का डिज़ाइन, लेआउट, कलर कंपोजिशन जो है उनके आर्ट वर्क का इस्तेमाल कर सके अपने एडवर्टाइजमेंट में। अब जैसे कि हम देखते हैं एक छोटा सा, अगर आप डेयरी मिल्क का ही ऐड देख लो, कैडबरी डेयरी मिल्क का ऐड देख लो, सिल्क का ऐड देख लो, तो हम उसके अंदर देखते हैं कि पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, एकदम वाइट बैकग्राउंड है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है कैडबरी डेयरी मिल्क का, डेफिनेटली जो भी है सिल्क का ऐड है या जो भी है बबल वाला ऐड है, जो भी कैडबरी का ऐड है, तो वहाँ पर हमको देखने मिलता है कैसे कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया गया है, डिज़ाइन और लेआउट किस तरीके से बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आर्टिस्ट के अंदर ये सारे गुण जो है वो होने चाहिए ताकि वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम करने के लिए क्वालिफाई हो सके। Artists employ their knowledge of visual communication concepts to imagine and execute artwork that will conform to the client's needs and engage consumers। सिंपल सा मतलब है, जो भी तुम्हारा इमेजिनेशन पावर है बस उसको तुमको उतार देना है किसके ऊपर, हमारे ऐड में दिखा देना है। तो उसके लिए आपका विजुअलाइजिंग पावर जो है वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है।
अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एडवर्टाइजिंग में, क्योंकि ये वो रियल आर्टिस्ट होते हैं जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ जो है वो ऐड को प्रेजेंट करने होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक चिप्स का पैकेट ही अगर आप देख लो तो आपको उस पर देखने मिलता है कि कैसे उसका लोगो बना हुआ है, किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। हम अगर दूर से देखें तो हम लेस के अलग अलग स्टाइल, जो अलग अलग टेस्ट है, फ्लेवर्स है वेफर्स के, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रीन है तो क्रीम एंड ऑनियन हो जाता है, ब्लू है तो क्लासिक मसाला हो सकता है, राइट, रेड है तो टोमेटो एंड टोमेटो का फ्लेवर होगा वो। तो ये जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ये कलर कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके तो ऐड जो है वो बनता है। तो इस तरीके से आप जो है क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट होगी तो कस्टमर्स और ज़्यादा अच्छे से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आर्टिस्ट होते हैं वो इन सारे कामों में एक्सपर्ट होते हैं। अब तीसरे जो होते हैं विजुअलाइजर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, जो कि क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज करते हैं अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को, ताकि वो उस जॉब के विजुअलाइजिंग जॉब के लिए क्वालिफाई हो सके। विजुअलाइजर एक ऐसे इंसान है जो कि कैची, अट्रैक्टिव और क्रिएटिव कंटेंट को लेकर आते हैं, यानी ऐड के अंदर ऐसी कुछ बात होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक 5 स्टार का ऐड देखा था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 5 स्टार के ऐड में है कि पिताजी की पतलून एक बेलांग छोटी कर दो। वो लोग खाते जा रहे हैं और पतलून को और छोटी करवाते जा रहे हैं। हालांकि उसको वो लोग 3/4 बनाने बोला होगा तो उन्होंने उसको 1/4 बनाकर अपने पापा को दे दिया, राइट। तो ये खाते खाते, तो ये एक इमेजिनेशन, विजुअलाइजिंग पावर था, जिसके थ्रू उन्होंने ऐड का ये कंटेंट जो है वो थोड़ा सा मस्ती वाला भी बना दिया, और ये भी बना दिया कि अगर आप एक बार 5 स्टार खाओगे तो खो जाओगे उसके टेस्ट में। तो ये क्रिएटिविटी जो है, थोड़ा सा मस्ती मजाक, थोड़ा सा ह्यूमरस कंटेंट और थोड़ा अट्रैक्टिव कंटेंट जो है वो होना ज़रूरी है। इसके लिए विजुअलाइजिंग पावर होना चाहिए। A visualizer is a person creating catchy, attractive and creative content. He or she is responsible for developing creative ideas, basically transforming ideas and imaginations into visual media. तो जो भी आइडिया, जो भी इमेजिनेशन है आपका, वो विजुअल मीडिया, यानी कि टीवी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, तो इन सब ये सारी चीज़ें आपके लोगों के सामने आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। देखो, हम अगर बैठे बैठे इमेजिन कर रहे हैं कोई चीज़, तो उस इमेजिनेशन को हम कैसे लोगों के सामने ले आ सकते हैं, ये बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। तो यहाँ पर विजुअलाइजर्स वो रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन वर्क। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम जो होता है वो मैकेनिकल प्रोडक्शन ऑफ एड्स का होता है, यानी ऐड जिस तरीके से आपके सामने रन हो रही ना, जैसी ऐड स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने से लेके एंड होने तक जो आपके सामने वीडियो आ रहा है, ये हमारे उस प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट का काम होता है। अब इनको और क्या क्या काम होता है, दिस इंक्लूड्स टाइपोग्राफिंग, फोटो एनग्रेविंग, प्रिंटिंग। टाइपोग्राफी क्या होता है, बेसिकली अगर आपने देखा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेस किस तरीके से लिखा हुआ है, तो वो जो फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, अब वो फॉन्ट देख लो, उसके नीचे अगर उसका प्राइस लिखा है तो उस प्राइस का फॉन्ट देख लो, प्राइस को कहाँ पर लिखा है, ऊपर रखा है, कॉर्नर में रखा है, साइड में रखा है। फिर क्लासिक टोमेटो अगर लिखा हुआ है या फिर क्लासिक मसाला लिखा हुआ है, तो देख लो किस तरीके के फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का जो काम होता है वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है। जैसे ही एक सीन हो गया, सीन हटता है, फिर दूसरा सीन आता है, कोई लेस खाता हुआ हमको दिखा रहा है, कोई उसके फ्लेवर में खो गया है, तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है। फोटो एनग्रेविंग या फिर प्रिंट करवाना हो, जो किस तरीके का फ़ोटो कब कितना डिस्प्ले होना चाहिए आपके सामने, कैसे प्रिंट में ऐड होकर आना चाहिए, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो ये काम को संभालता है। तो बेसिकली प्रोडक्शन का काम जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ज़्यादा होता है। जैसे कि मेरी ऐड एजेंसी है, अब मुझे प्रिंट के लिए कोई काम दे रहा है, तो मैंने ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया कि मेरा ये काम है, तुम प्रिंट करके दे दो। तो मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर उनको कुछ पैसे जो है वो दे दिए और अपना काम उनसे करवा लिया। However, there is a lot of administrative work in the production department to monitor final production of the ad. लेकिन इसी के साथ साथ ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ना एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके ऊपर भी फोकस करना, तो यहाँ पर एडमिन की भी अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी हमको देखने मिलती है। देन वी हैव अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, याद रखना, एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग टर्म में अकाउंट का मतलब होता है क्लाइंट। क्लाइंट को हैंडल करने वाले जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो होते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स। अब ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बातें करना बहुत पसंद है, जिनको क्लाइंट बनाना बहुत पसंद है, जो कस्टमर अपने क्लाइंट से बात करते हैं, बोलते हैं कि क्यों हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू आपको ऐड करना चाहिए। तो ये वो लोग होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा बकबक करने की आदत होती है, जिनको पसंद होता है लोगों से बात करके उनको कन्विंस करना। ऐसे लोग बनते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होता है, क्योंकि ये जो अकाउंट एग्जीक्यूटिव होता है ना, ये दो लोगों के बीच का मिडल मैन होता है। एक तो हमारी क्रिएटिव टीम के बीच का, एडवर्टाइजिंग एजेंसी की क्रिएटिव टीम, और हमारा क्लाइंट। यानी क्लाइंट नाराज़ नहीं होना चाहिए हमारे क्रिएटिव काम को देखकर। तो क्रिएटिव टीम को इतना ज़्यादा मोटिवेट करो कि हमारा क्लाइंट जो है वो उससे क्या हो जाए, एनकरेज हो जाए, खुश हो जाए।
They manage the client's advertising budget and ensure that creative team adheres to the client's brand guidelines and marketing requirement. और इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं अकाउंट एग्जीक्यूटिव कि क्लाइंट का एडवर्टाइजिंग बजट कितना है, क्रिएटिव टीम को बताती भैया ये बजट है, इतने ही बजट में इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, इतना ही काम करना है तुमको, ताकि हमारे क्लाइंट का जो इमेज आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो उसके ऊपर भी किसी तरीके का इफेक्ट जो है वो ना हो। बेसिकली हम जो ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को हिट करना चाहते हैं उन तक सही ब्रांड मैसेज और मार्केटिंग मैसेज जो है वो हम पहुंचा सके। तो ये काम होता है हमारे अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स का। उसके बाद आते हैं हमारे मीडिया प्लानर्स। मीडिया प्लानर्स वो होते हैं जो कि प्लान करते हैं कि ये जो ऐड है हमारे क्लाइंट का, इसकी अगर रीच हमको बढ़ानी है तो हम टेलीविज़न के थ्रू ऐड देंगे, रेडियो के थ्रू देंगे, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के थ्रू होगा, या हमारा डिजिटल मीडिया होगा। तो जो भी मीडिया सिलेक्शन आप करोगे वो होते हैं हमारे मीडिया प्लानर्स, जिनका काम होता है ऐड के बजट को प्रिपेयर करना, क्योंकि क्लाइंट के बजट को ध्यान में रखते हुए आपको अपना ऐड जो है वो देना होता है। अकॉर्डिंगली आप अपने कमर्शियल्स को पोस्ट करते हैं। Now here commerce graduates with computer background and our knowledge of statistics do stand a fair chance of getting the job of media planners. जिनको कंप्यूटर बैकग्राउंड, कंप्यूटर का नॉलेज ज़्यादा अच्छा होगा वो लोग जो है वो आ सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज अच्छा होता है, स्टैटिस्टिक्स यानी कि आंकड़ों का नॉलेज बड़ा अच्छा होता है। जो हम कहते हैं ना कि टेलीविज़न देखने वाले इतने % लोग हैं, रेडियो को प्रेफर करने वाले इतने % लोग हैं, तो ये स्टैटिस्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप क्रिएटिव पिच देते हो ना तभी भी आपको स्टैटिस्टिक्स वाइज ही बात करनी होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग, बुकिंग एंड बाइंग स्पेस इन द मीडिया। तो ये वो लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐड को प्लान करेंगे कि हमको कौन से मीडिया के थ्रू भेजना है, शेड्यूल करेंगे, स्पेस खरीदते हैं उस मीडिया के अंदर कि भाई ये टाइम स्लॉट पे हमारा ऐड जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। मीडिया प्लानिंग इन्वॉल्व करता है रिसर्च को और एनालिस करता है नंबर ऑफ व्यूअर्स और रीडर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एड मीडियम। और मीडिया प्लानर्स जो होते हैं उनका एक और काम होता है कि हमारा ऐड कितनी बार प्ले हुआ है, जब प्ले हुआ है कितने लोगों ने हमारे ऐड को देखा है। तो ये सारी एनालिटिक्स जो है वो इन मीडिया प्लानर्स को मिल जाती है। देन वी हैव रिसर्च। एजेंसी जो है वो मार्केटिंग रिसर्च का काम करती है, तो इसलिए उनके पास मार्केटिंग रिसर्च स्टाफ होते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जिनको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज अच्छा होता है, साइकोलॉजी का नॉलेज अच्छा होता है, तो जनरली उनको प्रेफर किया जाता है रिसर्च करने के लिए। रिसर्च टीम जो होती है उनके अंदर इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, स्टैटिस्टिशियंस होते हैं और फील्ड वर्कर्स होते हैं। फील्ड वर्कर्स होते हैं जो कि फील्ड पर जाकर एग्जैक्टली काम करते हैं, समझते हैं और आके रिपोर्टिंग अपने इस रिसर्च टीम को देते हैं। उसके बेसिस पर वो एनालाइज किया जाता है, आंकड़े निकाले जाते हैं, इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आगे और क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। तो ये होती है रिसर्च टीम। लास्ट आता है हमारा मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, जिनका काम होता है बेसिकली ऑफिस मैनेज करना, अकाउंटिंग और फाइनेंस को देखना। कोई क्लाइंट से पेमेंट आना बाकी है, अगर हमने किसी से थर्ड पार्टी से काम करवाया तो हमको उनको पेमेंट देना बाकी है, तो पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स के ऊपर जो ध्यान देते हैं वो होते हैं हमारे मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। तो जनरली यहाँ पर कॉमर्स ग्रेजुएट जो कि मैनेजमेंट बैकग्राउंड से होते हैं उनको प्रेफर किया जाता है इस काम के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है, जहाँ पर डिटेल में हमने एडवर्टाइजिंग एजेंसी की क्रिएटिव पिच के बारे में भी देख लिया और करियर ऑप्शंस क्या होते हैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर वो भी हमने जो है वो देख लिया, जिससे हमको समझ में आता है कि ऐड बनाने के पीछे कितने सारे लोग लगे रहते हैं, कितना काम होता है उसके अंदर। यहाँ पर आज का हमारा जो लेक्चर है बच्चों वो कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। टिल देन स्टे ट्यून टू चैनल एंड इन केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज डेफिनेटली आवर कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। मैं देख रही हूँ बच्चों के कमेंट जो है वो आने बंद हो चुके हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। अगर किसी तरीके का चेंजेस आपको चाहिए और सारे एग्जाम्पल्स चाहिए तो हम उसको लेकर आएंगे। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।